कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो हम एक अपने पास एक नया कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं, समथिंग अबाउट द जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेटा। तो बिफोर मैं इस कॉन्सेप्ट पे आऊं, हम बिल्कुल एक प्रीलिमिनरी डिस्कशन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक वर्ड के बारे में पूछता हूं जिसका नाम है इंश्योरेंस। तो क्या हमें इसका मतलब पता है? व्हाट एग्जैक्टली इज इंश्योरेंस? हाँ जी, बिल्कुल पता है, पहले सुना होता है हमने अपने पास। इसका मतलब होता है हम अपने रिस्क ऑफ लॉस को कवर करा रहे हैं। सो टू कवर रिस्क ऑफ लॉस। मेरे साथ सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, सारी चीजें आपके पास नोट में गिवन है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। तो इंश्योरेंस का मतलब होता है हम अपने रिस्क ऑफ लॉस को कवर कराने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इंश्योरेंस के अंदर जो बेटा पार्टीज होती है वो दो पार्टीज होती है। एक होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन है? बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी, जैसे LIC है, बिरला सन लाइफ है, आपके पास जो ICICI प्रूडेंशियल है, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज है हमारे पास इंडिया में। सो दो पार्टीज होते हैं, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। ना जब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पॉलिसी होती है, तो इस केस में क्या होता है, जब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इंश्योर्ड जो होता है अपने रिस्क ऑफ कवर कराने के लिए क्या देता है इसको जी? प्रीमियम देता है। जो वो अमाउंट देता है जिससे वो अपने रिस्क ऑफ लॉस को कवर कराने की बात हो रही है, तो वो क्या देता है? इसको प्रीमियम देता है। और इंश्योरेंस कंपनी उसे क्या कमिट कर रही है कि कल को आपको नुकसान होगा तो हम आपके नुकसान की भरपाई कर देंगे। वी विल इंडेमनीफाई योर लॉस, दैट इज अ कमिटमेंट फ्रॉम देम, एंड व्हाट दे आर गेटिंग इन रिटर्न फ्रॉम द पर्सन, दैट इज द प्रीमियम जो चार्ज करा जाता है। नाउ जो इंश्योरेंस होती है बेटा, वो हमारे पास कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की इंश्योरेंस हमारे पास होती है? जी, हमारे पास इंश्योरेंस होती है दो प्रकार की। एक होती है लाइफ इंश्योरेंस, आई एम जस्ट मेकिंग अ बेस बिफोर मैं अपने मेन टॉपिक पे चलूं। और एक होती है जर्नल इंश्योरेंस। नाउ व्हाट इज अ लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस होती है जहां पे आप अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी पॉलिसी कराऊंगा, आप अपनी पॉलिसी करा रहे हैं, आपके माता पिता ने पॉलिसी करा रही है, वो सारी लाइफ में कवर होती है। जिसके अंदर जो जनरली पैसा मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, वो कब मिलता है? जब पर्सन की डेथ हो जाती है या पॉलिसी मेच्योर हो जाती है, दोनों में से जो पहले हो जाता है। तो लाइफ के अंदर ह्यूमन बींग अपनी इंश्योरेंस कराने जा रहा है यहाँ पर कि अगर कल को मिस्टर ए ने पॉलिसी कराई है, तो अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके घर वालों को एक अमाउंट मिल जाएगा जिसे हम पॉलिसी अमाउंट बोलते हैं। अगर वो सर्वाइव कर गया पीरियड तो भी आपके पास मिल जाता है, जनरली इन द केस ऑफ पॉलिसीज। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेच्योरिटी और डेथ, विच एवर इज अर्लियर, ऐसा मिलता है। और ये जनरली है क्योंकि इसकी एक छोटी सी वैसे एक एक्सेप्शन आती है, तो इसलिए मैंने वर्ड जनरली लिखा है यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए। तो जनरली मेच्योरिटी और डेथ दोनों में से जो पहले इवेंट होता है पैसा मिल जाता है। तो अगर मिस्टर ए ने मान लीजिए पॉलिसी कराई है, अब जी जो पॉलिसी कराई है वो उसने पॉलिसी कराई है मान लीजिए 5 लाख की, और टर्म है मान लीजिए 10 साल का। तो एक ऑन एन नॉर्मल सिनेरियो बात कर रहा हूँ, वो ना इंश्योरेंस कंपनी को वैसे प्रीमियम दे रहा होगा हर साल का 50,000। एक जनरल बात करने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन दी एज वगैरह प्रीमियम कम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिस्क ऑब्वियसली अगर एज पर्सन है, आपके पास बूढ़ा आदमी है, तो उस केस के अंदर प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। यंग पर्सन हल्का सा कम होता है। तो मैंने वैसे ही ले लिया कि आपका मैच कर जाए जी। 5 लाख की पॉलिसी है, टर्म 10 साल है, प्रीमियम 50,000 देना आपने सालाना। इसका क्या मतलब हुआ कि मिस्टर ए ने जो पॉलिसी कराई है वो हर साल इंश्योरेंस कंपनी को 50,000 रुपीज देगा। अगर कल को 3 साल बाद जाके मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके घर वालों को पूरे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। देर आर सर्टेन एक्स्ट्रा अमाउंट बोनसेस वगैरह, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बेसिक बात करूँ जी, पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है ना, यही मेन हमारा मकसद है पॉलिसी कराने का। और अगर वो 10 के 10 ईयर सर्वाइव कर गया तो भी उसे उसके दिए हुए 5 लाख रुपए एक तरीके से वापस
मिल जाएंगे प्लस जो बोनसेस होते हैं, ठीक है ना। तभी मैंने क्या लिखा, जनरली क्या मिलता है, मैच्योरिटी पे या डेथ पे, दोनों में से जो इवेंट पहले हो जाए, दोनों में से जो इवेंट पहले हो जाए। एक छोटी सी इसके एक्सेप्शन आती है जिसे हम टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं बेटा, पता होना चाहिए वैसे। टर्म इंश्योरेंस होते हैं जहां पे अमाउंट तभी मिलेगा अगर पर्सन की डेथ होगी, अगर पर्सन की डेथ होगी तभी घर वालों को अमाउंट मिलेगा, अगर वो सर्वाइव कर गया तो नहीं मिलेगा। पर उसके अंदर ना फिर प्रीमियम इतना ज्यादा नहीं होता, प्रीमियम बहुत कम होता है। प्रीमियम मान लीजिए ऐसे ही केस में ना प्रीमियम होगा 2-4 हजार रुपए साल का, और 10 साल का है, पर अमाउंट कितना मिलेगा, 5 लाख। क्योंकि ये थोड़ा ना कि इतने लोगों ने पॉलिसी कराई, सारों की थोड़ा ना डेथ हो जाएगी। तो ऑब्वियसली उसके अंदर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की जो लायबिलिटी टू पे आती है वो कब आती है, जब पर्सन की डेथ होगी। अगर मैं जब जनरल इंश्योरेंस के अंदर बात करूंगा, आप गाड़ी की पॉलिसी कराते हैं, आपकी गाड़ी की वैल्यू 10 लाख है, तो क्या प्रीमियम हर साल 10 लाख दे रहे होते हैं, नहीं ना, प्रीमियम तो थोड़े जा रहा था ना। बट इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, रिस्क उठा रही है 10 लाख तक के आपके रिस्क ऑफ लॉस को कवर करने के लिए एक बार के लिए। तो प्रीमियम्स वहां पे कम होते, जहां पे उनकी लायबिलिटी टू पे तभी आएगी जब नुकसान होगा। तो ऐसी लाइफ के अंदर एक मैंने छोटा सा आपके सामने एक एक्सेप्शन की बात करी, टर्म प्लान की। टर्म इंश्योरेंस होता है एक छोटा सा बेटा, हमें पता होना चाहिए बस, कि जहां पर पैसे तभी मिलते हैं जब डेथ होती है। तभी मैंने यहां पे वर्ड नॉर्मल के साथ में जनरली वर्ड लिखा है। एक्सेप्शन है इसकी एक टर्म प्लान, तो एक्सेप्शन भी लिख ही देता हूं। यहां पे पैसा कब मिलता है, सिर्फ जब डेथ होगी, तो टर्म प्लान, इसमें पैसा तब मिलता है जब डेथ होगी, ठीक है ना। अब जनरल इंश्योरेंस कौन सी है जी, जनरल इंश्योरेंस वो है अदर देन लाइफ जो हो रही है। आप स्टॉक्स की इंश्योरेंस करा रहे हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस करा रहे हैं, अदर देन लाइफ जो भी आ रहा है वो इसमें कवर हो रहा है। इसके अंदर अमाउंट कम मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, जब नुकसान होगा, ऑन दी हैपनिंग ऑफ इवेंट, ऑन दी हैपनिंग ऑफ इवेंट। इसमें पैसा तब मिलता है जब नुकसान होगा, ठीक है ना। और ये इसका जनरली जो पीरियड भी होता है वो 1 साल होता है, जनरली द पीरियड इज 1 ईयर। जैसे जी लाइफ इंश्योरेंस होती है ना, तो लंबी चल जाती है आपके 5 साल 10 साल, डिपेंड करता है आप कितने समय के लिए। ये आपने जैसे अपने पास जी गाड़ी की पॉलिसी कराई, अपने स्टॉक्स की कराई, तो हर साल प्रीमियम देते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल जनरली होती है, कि अगर आपके पास पॉलिसी को दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप दोबारा से प्रीमियम दे दीजिए, ठीक है ना। तो वहां पे पैसे कब मिलेंगे, अगर गाड़ी की पॉलिसी कराई तो गाड़ी का जब एक्सीडेंट होगा तभी आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, आपके नुकसान की भरपाई करेगी। स्टॉक्स की पॉलिसी कराइए तो स्टॉक को आग लग गई, चोरी हो गया, जो भी आपके पास कवर है चीजें, तो तभी इंश्योरेंस कंपनी पैसा, तो जब नुकसान होगा तभी पैसा दिया जाएगा, वो होती है जनरल इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो हमने बात करी इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, दो पार्टीज होती है, 2 प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, पैसा कब कब मिलता है ना। हमारे पास अब यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दी इंश्योरेंस, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कवर होने जा रही है, और पार्टनर्स की पॉलिसी ली गई है। किसकी पॉलिसी ली गई है, पार्टनर्स की पॉलिसी ली गई है। तो अभी के लिए मैं उस पर आता हूं, उससे पहले जितना हमने पढ़ा है समझा है उसको मैं एक बार के लिए अंडरलाइन करा देता हूं। इंश्योरेंस का, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द 2 पार्टीज दैट इफ द फर्स्ट पार्टी सफर्स एनी लॉस द सेकंड पार्टी विल मेक सच लॉस गुड, दस रिस्क ऑफ वन इज अज्यूम्ड बाय द अदर। पार्टी जो ट्रांसफर करती है रिस्क बेसिकली वो इंश्योर्ड है, और जो पार्टी एज्यूम करती है रिस्क को इंश्योरर है, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड पे करता है प्रीमियम टू द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द रिस्क अंडरटेकन बाय द इंश्योरर, एंड अगर कोई इवेंट ऑफ मिसहैपनिंग होगा तो इंश्योरर प्रोवाइड द लमसम अमाउंट टू द इंश्योर्ड इन द नेम ऑफ द क्लेम। कितने प्रकार की होती है, एक होती है जी लाइफ इंश्योरेंस और एक होती है जर्नल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जहां फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलती है जब डेथ या डिसेबिलिटी होती है। इसमें अमाउंट रिसीव जनरली होता है डेथ या मेच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। जर्नल इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑफर करता है फाइनेंशियल कंपनसेशन ऑन एनी लॉस अदर देन दी डेथ, के अलावा वाला केस आ गया। इट इंश्योर्स एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम द लाइफ इन दिस अमाउंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, जब नुकसान होगा तब पैसे मिलते हैं। तो जो मैंने आपको चीजें समझाई वो वाली यहां तक बात आ गई ना। हमारे पास अगली चीज आने जा रही है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हम यहां बात करने जा रहे हैं कि जब आपके पास पार्टनर्स की पॉलिसी कराई जा रही है, और ये किसके द्वारा कराई जा रही है बेटा, पॉलिसी कराई जा रही है फर्म के द्वारा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने बोला, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर 3 पार्टनर है एबीसी, तो जो पॉलिसी है वो एबीसी ने अपनी घर पे भी अलग से करा के रखी हो, जो पर्सनल इंश्योरेंस है एबीसी ने अलग अलग अपने घर पे भी करा के रखे हो सकते हैं, जिसके वे प्रीमियम अपने पैसे से ही दे रहे हैं, अपने सेविंग से ही उस प्रीमियम को पे कर रहे हैं। तो अगर कुल को उनकी डेथ हो जाएगी तो उनके घर वालों को पैसे मिल जाएंगे। यहां पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जहां पर इंश्योरेंस फर्म ने करवाई हुई है,
इंश्योरेंस फर्म ने करवाई हुई है पार्टनर्स की, तो पार्टनर्स की लाइफ कवर है, बट जो प्रीमियम दिया जा रहा है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? बाय दी फर्म। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि पॉलिसी करा कौन रही है? फर्म करा रही है। फर्म का मतलब हो गया जी सारे पार्टनर्स मिलकर, बिकॉज आगे जाके जब हम अकाउंटिंग सीखेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हम तो फर्म की किताबें सीख रहे हैं, हम पार्टनर्स की पर्सनल लाइफ पॉलिसी के बारे में बात नहीं, हम बात करने जा रहे हैं जो पार्टनर्स की पॉलिसी फर्म ने कराई है, तो उसके बारे में हम बात करने जाएंगे। तो यहां पर इट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज टेकन आउट बाय द फर्म ऑन द लाइव्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो सारे पार्टनर्स के लिए पॉलिसी ली जा रही है। द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज पेबल बाय इंश्योरेंस कंपनी ईदर ऑन द डेथ और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर। ऑब्वियसली अमाउंट कब दिया जाएगा? जब डेथ होगी या मैच्योरिटी होगी, दोनों में से जो पहले हो जाएगा। फर्म एनुअल प्रीमियम देती है इंश्योरर को अगेंस्ट द पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है पॉलिसी लेने का? कि ताकि मिनिमाइज हो जाए फाइनेंशियल हार्डशिप टू द इवेंट ऑफ पेमेंट ऑफ लार्ज कम टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज पार्टनर और टू द रिटायरिंग पार्टनर। मैं उस पर अलग से बात करूंगा रिटायरिंग का यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि वहां तो डेथ ही नहीं हो रही, ठीक है ना। तो मेनली मकसद है कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आ जाते हैं जिसके बेस पे हम हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और हम इजिली पेमेंट्स कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है इंस्टेड ऑफ द लाइफ पॉलिसी टेकन ज्वाइंटली ऑन द नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, all the partners may take individual life policies for each of them by paying premium from the firm। और ये क्या मतलब हुआ जी? मान लीजिए आपके पास जो है 3 पार्टनर्स है ए बी सी। हमारे यहाँ पे हम 2 चीजों के कॉन्सेप्ट सीखेंगे आगे जाके। एक होगा कि एक ही पॉलिसी ले ली और उसमें तीनों की लाइफ कवर है, एक ही पॉलिसी है और तीनों की लाइफ कवर, मतलब अगर कल को डेथ चाहे ए की हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की हो, इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी का अमाउंट आ जाएगा, वो होगी ज्वाइंट पॉलिसी। पर ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिसी अलग अलग नाम पे ली हो, ए की अलग से लाइफ पॉलिसी है, बी की अलग से लाइफ पॉलिसी, सी की अलग से लाइफ पॉलिसी है, तो तीनों की अलग अलग है। तो हमारे पास ज्वाइंट भी हो सकती है और हमारे पास सेपरेट भी हो सकती है। तो हम दोनों की अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, इकट्ठे भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकती है। पर प्रीमियम कौन दे रहा है बेटा? बस ये याद रखेंगे, प्रीमियम हमेशा फर्म दे रही है। पॉलिसी किसने कराई है? फर्म ने कराई है। पॉलिसी कौन करा रहा है? फर्म करा रहा है। हम उसके बारे में सीखेंगे अपने पास। नाउ बिफोर आई बेसिकली एक्सप्लेन यू द अभी अकाउंटिंग मेथड्स के बारे में बात करें, एक मैं वैसे ही आपके साथ बात करने जा रहा हूं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा था बेटा कि कुछ वर्ड्स हमें सीखने। हमने कहा कि मान लीजिए जो प्रीमियम है वो है 50,000, टर्म है 10 ईयर्स, एक है पॉलिसी अमाउंट वो है मान लीजिए 5 लाख, 3 पार्टनर्स है ए बी सी। तो इन तीनों की मिलकर एक पॉलिसी ले रखी है, मिलकर है बेसिकली एक ज्वाइंट पॉलिसी है, सेपरेट वाली की अभी बात नहीं कर रहा, वैसे एक वर्ड सिखाना है बस आपको एक मैंने। तो एक पॉलिसी ले रखी है ज्वाइंट में। इसका मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को हर साल सालाना, हर साल जो इंश्योरेंस कंपनी को है फर्म हर साल 50,000 का प्रीमियम पे करेगी। और इंश्योरेंस कंपनी क्या उसके बीच में अंडरटेक कर रही है कि अगर कल को किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो गई इन 10 सालों के बीच में, तो इंश्योरेंस कंपनी पार्टनरशिप फर्म को 5 लाख रुपए दे देगी। क्या यही बात है? हाँ जी बिल्कुल यही बात है आपके पास कि प्रीमियम जाएगा फर्म से इंश्योरेंस कंपनी को 50,000 हर साल अगले 10 साल तक, और अगर बीच में किसी की डेथ हो गई तो 5 लाख मिलेंगे। और अगर डेथ नहीं हुई, 10 के 10 साल बीत गए, तो 5 लाख प्लस जो बोनसेस वगैरह होते हैं वो आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक वर्ड है पॉलिसी अमाउंट। मैं एक छोटी सी चीज की बात करता हूं। हमने मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल हम हर साल प्रीमियम देते जा रहे, तो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा इकट्ठा होता जा रहा है। अब एक बार के लिए फर्म डिसाइड करते हैं कि हमने ना आगे पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना, भाई बहुत मुश्किल है हमें तो 50,000 रुपीज निकालने पड़ते हैं हर साल, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू द पॉलिसी, हम पॉलिसी को कैंसिल कराना चाहते हैं, तुड़वाना चाहते हैं। तो क्या करवाएंगे? तो क्या इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसे देगी? तो हमारी तरफ से मान लीजिए 4 साल हो गए और हम 4 साल में टोटल इंश्योरेंस कंपनी को हर साल 50,000 करते हुए 4 साल तक कितना प्रीमियम चला गया? 2 लाख रुपए। और अब हमने फैसला किया कि पॉलिसी को क्या करवाते हैं? कैंसल करवाते हैं 4 साल के बाद। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमारे 2 लाख रुपए वापस करेगी बेटा? सोच के बताए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने तो डेथ होनी थी तब देने थे, या 10 के 10 साल बीत जाते हमारी तरफ से चले जाते और डेथ ना हुई होती तो देते, हमने अब तक यही बात करी।
एक हम यहाँ सीखने जा रहे हैं बात समथिंग अबाउट, अगर पॉलिसी को कैंसिल कराया जाता है हम इसे एक और नाम बोलते हैं सरेंडर कराना। क्या कराना? सरेंडर कराना। तो जब हम पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कुछ अमाउंट देती है। अब वो अमाउंट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा पूरे 2 लाख दे देंगे, वो भी तो अपने खर्चे मीट करने हैं ना, वो भी तो अपने खर्चे मीट करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि मेरी तरफ से उनको प्रीमियम चला गया लाख रुपए, ओ बेसिकली 2 लाख रुपीज, और वो कहते हैं हम आपको जो वापस करेंगे ना 1,30,000 वापस करेंगे 60 साल के बाद, हम आपको 1,30,000 ही वापस करेंगे, 70,000 आपने खर्चे वगैरह बाकी चीज़ों के हमने काट के रख ली। तो वो ऑब्वियसली आपका डिसीजन है, क्या पॉलिसी को सरेंडर कराते कि नहीं कराते। बट हमें यहाँ पे वर्ड सीखना है कि क्या कराया जा सकता है। यस, कई बार ऐसा हो सकता है आपको इमीडिएटली पैसे की जरूरत है तो आपने क्या बोला, आगे तो मैंने कंटिन्यू नहीं करनी, इसको भी तोड़वा देता हूँ, दैट्स योर डिसीजन। बट हम करा सकते हैं और उस कराने पे जो अमाउंट मिलता है उसे बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। तो 130 सरेंडर वैल्यू। मैं ये बोलता हूँ, अब मान लीजिए 4 साल के बाद जो सरेंडर वैल्यू है वो 130 की थी और हमारी तरफ से प्रीमियम गया था कितना, 2 लाख। 5वें साल बाद जाके भी क्या 130 रहेगा कि बढ़ जाएगी बेटा? पर बढ़ जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि अब आपकी तरफ से 1 साल का और प्रीमियम चला गया 50,000 और चल के आपकी तरफ से कितना चला गया, 250 चला गया टोटल। तो धीरे धीरे सरेंडर वैल्यू तो बढ़ जाएगी। मान लीजिए तो सरेंडर वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 1,70,000 होगी, मान लीजिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जैसे जैसे हर साल आप प्रीमियम देते जाएंगे वैसे वैसे सरेंडर वैल्यू तो बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली। इट कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम गिवन बाय यू। तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी वो। तो मेरा यहाँ पे एक सिर्फ बिफोर आई कम टू द मेथड्स एक आपको वर्ड समझाने थे। एक होता है जी प्रीमियम जो हम दे रहे हैं, जो जनरली एनुअल होता है बेटा। प्रीमियम तो वैसे तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली वगैरह आप जैसे मर्जी ले सकते हैं, हम जनरली बोल देते हैं एनुअल प्रीमियम जा रहा है। एक होता है टर्म, पॉलिसी का पीरियड कितना है, कितने साल तक की आपने कमिटमेंट करी है कि कवर रहेगा। एक होता है पॉलिसी अमाउंट कि कितने पैसे वो लोग देंगे अगर डेथ का इवेंट हो जाता है बेसिकली। और एक हमारे पास चीज आ रही है बेटा कि सरेंडर वैल्यू। नाउ सरेंडर वैल्यू क्या चीज है कि अगर इवेंट ऑफ क्या होगा बेसिकली आप कैंसलेशन, तो वो एक आ गया वर्ड सरेंडर वैल्यू कि अगर आप पॉलिसी को तुड़वाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देगी, दैट इज द सरेंडर वैल्यू। एंड वो ऑब्वियस सी बात है जितना आपने प्रीमियम दिया उससे कम रहेगा और वो हर साल बढ़ता जाएगा। क्यों हर साल बढ़ता जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे आपकी तरफ से प्रीमियम जाता जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को तो वैसे वैसे सरेंडर वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना, तो वो सरेंडर वैल्यू होती है। नाउ नाउ हम अपने पास अगली चीज पे चलते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। अभी हम बिल्कुल अपने पास आराम से सीखेंगे कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। हम ये सीखने जा रहा हूं, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं इस लेक्चर में कि इंश्योरेंस कंपनी को जब प्रीमियम दिए जा रहे हैं, ऐसे आपके चीजें हो रही है, तो इवेंट ऑफ डेथ रिटायरमेंट पे क्या होगा वो तो बाद की बात है। पहले ये सीखे हम अकाउंट्स के अंदर ये जो है इसकी अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब जब मैं प्रीमियम दे रहा हूं पहले 2 साल 3 साल जब तक मैंने दिया, जब तक इवेंट ऑफ डेथ रिटायरमेंट कुछ नहीं हो रहा, तब तक जो ये मेरी तरफ से उनको पैसा जा रहा है मेरे पास क्या तरीके हैं। तो हम बोलते हैं टोटल में 3 मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग करने के। कितने होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग करने के, वो सिखाने जा रहा हूं। तो मेथड नंबर 1 आ रहा है सबसे पहले, ये कहता है प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड। ये मेथड बड़ा साधारण सा मेथड है जो आप आज तक जनरली अगर मैं बोलूं तो आप इसी तरीके से फाइनल अकाउंट वगैरह कभी भी सुनते हो तो यही मेथड होता है। ये मेथड क्या कह रहा है कि जितना भी आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया वो आपका एक खर्चा है, उसे पीएनएल में डाल के राइट ऑफ कर दिया। नॉर्मल बात हो रही है, प्रीमियम दिया, खर्चा डालिए, बात खत्म करिए। तो इन दिस केस प्रीमियम जो है एक एक्सपेंस है और वो क्लोज हो जाता है हर साल बाय ट्रांसफरिंग टू पीएनएल अकाउंट। तो जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो एंट्री क्या आती है, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैक, और प्रीमियम जब पीएनएल में चला जाता है तो एंट्री क्या आती है, पीएनएल टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एबीसी प्रॉफिट लॉस की रेशियो है 532। उन्होंने एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली थी 2019 में जाके 1 लाख रुपीज की, जिसका प्रीमियम 5,000 रुपीज एनुअली वो पे कर रहे हैं 1 जनवरी को। तो हर साल 1 लाख की पॉलिसी, हर साल 5,000 प्रीमियम जा रहा है। सरेंडर वैल्यू जो पॉलिसी की है हर साल के अंत में, अगर 2019 में कैंसिल कराओगे तो 0 मिलेगा, 20 में कराओगे तो 3,000 मिलेगा, 21 में कराओगे 35 60, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना जी, ठीक है ना। 3 साल तक हमने प्रीमियम दिया, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड। तो जी यहाँ पर इस मेथड में मैंने कहीं पे ऊपर एंट्रीज के समय कोई सरेंडर वैल्यू की बात करी नहीं। सरेंडर वैल्यू आपको वर्ड समझा दिया कि ये 0, 3,000, 6,500 का मतलब क्या क्या, अगर पॉलिसी को तुड़वाते हो तो कितने पैसे मिलेंगे। पर ये मेथड सिंपली कहता है जितना दिया सारे का सारा खर्चा पीएनएल में डाल के खत्म करिए बस। तो हमारा यहाँ पे जो हम लेजर अकाउंट यहाँ पे बनाने की बात कर रहे हैं, एक बेसिक सा लेजर अकाउंट बनाएंगे हम अपने पास विच इज इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो मेरे साथ साथ आप लोग बना लेंगे, नोट्स में जगह है आपके पास।
तो अकाउंट का नाम है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट जी। तो हमने ये अकाउंट बनाना है अपने पास। तो हमने सबसे पहले 3 साल की सरेंडर वैल्यू की बात हो रही है, मैं 3 साल तक का अकाउंट बनाए थे, वो चलता जाएगा आगे तक जब तक कोई इवेंट नहीं होता। तो पहले साल मैंने 1 जनवरी 19 को प्रीमियम जब पे करा तो मैंने एंट्री क्या डाली होगी जी, टू बैंक। मेरी एंट्री आई होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना जी 5000। और साल के अंत में जाके 31 दिसंबर को इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया होगा, पीएनएल में। तो बाय पीएनएल अकाउंट 5000। ये मेथड बड़ी सिंपल सी बात करें, यही कह रहे हैं बस, इसके अलावा ये कुछ नहीं कह रहा। ये कह रहा है आपने प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, ईयर एंड पे पीएनएल में ट्रांसफर कर दीजिए, बात ही खत्म हो गई। तो ये हमारे पास ओवर हो गया ये साल। अगला साल आया 1 जनवरी 20, टू बैंक अकाउंट अगेन, $5000। देन 31 दिसंबर को बाय पीएनएल अकाउंट, कितना 5000। तो ये हमारे पास फिर से ये हो गया। और देन अगेन नेक्स्ट ईयर यही हो रहा है 1 जनवरी 21 को, टू बैंक अकाउंट 5000। और 31 दिसंबर को बाय पीएनएल अकाउंट 5000। भाई हर साल 5,000 दिए जा रहे हैं, 5,000 पीएनएल में जाते जा रहे हैं, बात ही खत्म हो गई। बहुत ही आसान सा मेथड है वाला। तो हर साल 5,000 का प्रीमियम जा रहा है, पीएनएल में जा रहा है, और उससे उतने अमाउंट का प्रॉफिट कम होता जाता होगा, जो कि ऑब्वियसली जो बचा हुआ प्रॉफिट होता होगा पार्टनर्स 532 में बियर कर लेते होंगे, क्योंकि जो उनकी रेशियो है। सरेंडर वैल्यू का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था। ये बिल्कुल आसान मेथड है। इस मेथड का नाम क्या है, ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड। ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड। नाउ अगले मेथड पे चलते हैं। मेथड नंबर 2 आ गया। मेथड 2 क्या बोलता है, जो प्रीमियम पे करा वो एक एसेट के तौर पे मानो, सरेंडर वैल्यू मेथड आ गया। इसको 2 मेथड बोले जाते हैं ना, प्रीमियम पेड इज एसेट एंड इट इज अ सरेंडर वैल्यू मेथड। ये मेथड क्या कहता है, कहते हैं आप इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दे रहे हैं, अगर आप पॉलिसी को तोड़वाओगे तो वो कुछ पैसे तो आपको पक्का ही वापस कर देंगे ना। आप तोड़वा नहीं रहे, पर आपने जितने पैसे दिए उसमें से अगर आप तोड़वाओगे तो कुछ पैसे तो दे देंगे ना, पूरे नहीं देंगे, कुछ तो दे देंगे। तो जितने पैसे वो कह रहे हैं कि आपको दे ही देंगे अगर आप पॉलिसी को तोड़वाते हैं, तो उतने को एसेट दिखा दो ना। उतना एसेट क्या होता है, समथिंग जिससे आपको कल को फ्यूचर कमिंग बेनिफिट्स होने आपके द्वारा ओन्ड है। तो इतना पैसा तो आपको उनसे मिल ही जाएगा ना, अगर आप आज भी पॉलिसी को कैंसिल कराते हो। तो जितना पैसा उन्होंने आपको दे देना है, जितना पैसा उन्होंने आपको दे देना है, उतना आप अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा दीजिए, और बाकी जो डिफरेंस है वो अपना खर्चा बुक कर लीजिए ना। तो ये मेथड भी लॉजिकल है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक अगला मेथड आ गया, जो कि हम क्या कह रहे हैं कि ये मेथड कहते हैं इन दिस केस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज फर्स्ट डेबिटेड टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री वैसे ही डल रही है, हम यहाँ पे बस इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड की जगह एंट्री आ जाएगी जीएलपी टू बैंक। तो जब प्रीमियम पे होता है तो एंट्री आती है जीएलपी टू बैंक। वो इंश्योरेंस प्रीमियम नाम यूज नहीं कर रहा, अलग नाम यूज कर लिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है ना। और फिर अमाउंट किस में जाएगा, पीएनएल में। अब जब पीएनएल में जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द सरेंडर वैल्यू इज ट्रीटेड एज अ लॉस एंड ट्रांसफर टू पीएनएल। एंट्री आती है पीएनएल टू जीएलपी, जीएलपी का बैलेंस माइनस इट सरेंडर वैल्यू। तो मान लीजिए आपने प्रीमियम दिया जी 20,000 पे, अब ईयर एंड पे वो कहते हैं कि अगर आप पॉलिसी को तोड़वाओगे तो हम आपको 5,000 पे तो दे ही देंगे, 5,000 दे देंगे। तो आप 5,000 पे अपने पास एसेट साइड पे दिखा दीजिए, और पीएनएल में आप खर्चा बुक करिए सिर्फ 15,000। पीएनएल में खर्चा कितना बुक करिए, 15,000 का, ताकि 5,000 रुपीज उस अकाउंट में बच जाएगा जो एसेट साइड में दिखेगा। क्योंकि उस आज जो पेमेंट करी थी 20,000 की, उसकी ईयर एंड पे वर्थ 5,000 है, उतना पैसा वो लोग दे देंगे, उतना पैसा वो लोग आपको वापस कर देंगे जैसे ही आप पॉलिसी कैंसिल करवाओगे, तोड़वाओगे, सरेंडर करवाओगे। तो तभी इस मेथड का नाम आ रहा है सरेंडर वैल्यू मेथड जी। तो यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, एबीसी बिल्कुल सेम है। प्रॉफिट है जी रेशियो 532, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 2019 में 1 लाख की, प्रीमियम है 5,000 बीइंग पेड एनुअली, 1 जनवरी को जाता है। सरेंडर वैल्यू पॉलिसी की हर साल के अंत में दे रखी है। लेजर अकाउंट बनाना है, एज्यूमिंग नाउ कौन सा मेथड आ गया, सरेंडर वैल्यू मेथड। तो अब यहां पर हमने क्या करना है, अपने पास हमने अकाउंट बनाना है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट
नाम रख दिया JLP अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जो आपके पास है। नाउ यहाँ पे अब क्या होता है समझते हैं जरा, इस मेथड के अंदर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले साल जब 1 जनवरी 2019 को आपने पेमेंट करी थी, क्या करा था, टू बैंक अकाउंट, तो आपने डाली एंट्री JLP टू बैंक, कितने से, 5000 से। अब ईयर एंड पे, क्या इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि हम आपको कुछ पैसे वापस करेंगे? नहीं, पहले साल नील है जी, पहले साल नील है। तो जब नील है तो आपका सारे का सारा खर्चा बुक हो गया 31 दिसंबर को बाय PNL अकाउंट 5000, क्योंकि सरेंडर वैल्यू क्या है जी, पहले साल के अंत में नील है, तो आपने सारा ही खर्चा बुक कर लिया। अगले साल से समझ आ जाएगी बात सरेंडर वैल्यू की। अगले साल गए, फिर पे करा पहली तारीख को टू बैंक अकाउंट, कितना, 5000। अब 31 दिसंबर को मेरा बाय PNL कितना आएगा जी, बाय PNL आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन को रखकर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2020 के अंदर 3000 पे आपके पास जो हम तो दे देंगे आपके। कहने का मतलब अगर आज आप पॉलिसी तोड़वाते हो आपकी तरफ से 10,000 चले गए, अगर आज आप पॉलिसी कराओगे वो तोड़वाओगे तो 3000 पे आपको मिल जाएंगे, सरेंडर वैल्यू है वो। तो आपने 3000 पे रखकर बाकी को PNL में भेज दिया, मतलब 2000 पे को। तो 2000 का आपने खर्चा बुक कर लिया, बाकी 3000 पे आपने क्या कर लिया, अपने पास बैलेंस रख दिया। और ये बैलेंस कहां दिख जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख जाएगा 3000। और फिर हमारे पास जो अगला साल है लास्ट ईयर 1 जनवरी 2021, सबसे पहले तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आ गया 3000, फिर आपने प्रीमियम जब पे करा तो टू बैंक अकाउंट कितना, 5000। अब ईयर एंड पे 31 दिसंबर को अगेन बाय PNL अकाउंट भी आना है और बाय बैलेंस कैरी डाउन भी आना है। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा जी, कितनी होगी सरेंडर वैल्यू, 6500। वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि आपकी तरफ से प्रीमियम जाते जा रहे हैं, तो अब 6500 होगी। तो कितना जाएगा जी PNL में, 1500, बिल्कुल सही बात। तो 1500 आपका PNL में जाएगा। अब ये अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो समझे जरा, पहले 3000 थी, अब 6500 होगी, तो कितने से बढ़ी, 3500 से। मतलब आपकी जेब से गया इंश्योरेंस कंपनी को 5000, पर उन्होंने आपकी सरेंडर वैल्यू 3500 से बढ़ा दी, तो आप खर्चा कितने का बुक कर लेंगे, 1500। दूसरा तरीका समझने का, इंक्रीमेंटल वे से बात कर ली ना, ऐसी फर्स्ट और सेकंड ईयर में हुआ था, 3000 से आपने बढ़ाई तो 2000 का खर्चा बुक किया, आप 3500 से बढ़ाई तो 1500 का खर्चा बुक किया, तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली सरेंडर वैल्यू जैसे जैसे है आप क्या सोचेगी। अब अगर मैं मेथड 1 और मेथड 2 में कंपेयर करूं तो मेथड 1 के अंदर क्या हो रहा था, ऑर्डिनरी एक्सपेंस में सारा खर्चा PNL में बुक कर रहे थे। मेथड 2 के अंदर हम सारा खर्चा PNL बुक नहीं कर रहे, हम एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उतनी जितने की वर्थ है। दोनों मेथड एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सीखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा भी डेथ और रिटायरमेंट पे आपके पास क्या ट्रीटमेंट होगी, तो वो डिपेंड इस पे करता है कि पहले आप कौन सा मेथड फॉलो करते आ रहे हैं। तो इसलिए हम अपने पास पहले ही समझ रहे कि मेथड्स फॉलो कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, तो दोनों एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई गलत की बात नहीं है। तो हमने पहले मेथड में बोला कुछ अपने पास सरेंडर वैल्यू नहीं दिखा रहे, सारे का सारा खर्चा बुक कर लिया PNL। तो इफेक्टिवली जो पार्टनर्स है ना वो नुकसान को बॉर्न कर रहे हैं 532 में हर साल, जबकि मेथड 2 में कम खर्चा PNL में जा रहा है। मेथड 2 में कम खर्चा PNL में जा रहा है, पहले साल 5 गया, अगले साल 2 गया, अगले साल 1500 गया, तो एक तरीके से उन्हें फायदा हो रहा है। मैं अगर सिंपली सी बात करूं तो मेथड 2 में पार्टनर्स आर हैविंग अ बेनिफिट। वाई द बेनिफिट, बिकॉज इन द PNL अकाउंट एज कंपेयर टू मेथड 1, मेथड 2 में PNL में खर्चा कम गया है, तो ऑब्वियसली मेथड 2 के अंदर उनको प्रॉफिट ज्यादा बच रहा होगा, बच रहा होगा, जो कि उनके बीच में बट रहा होगा, जिसका इफेक्ट आगे जाके समझ आ जाएगा जब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जब पैसा मिलेगा तो क्या ट्रीटमेंट होनी है। जब इंश्योरेंस कंपनी से डेथ के केस में या जब रिटायरमेंट की बात करेंगे तो जो भी अमाउंट मिलने की बात होगी उस समय क्या ट्रीटमेंट होगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या सिखाया अभी, पहला मेथड ऑर्डिनरी एक्सपेंस सारा PNL में खर्चा बुक करो, सेकंड मेथड सरेंडर वैल्यू, भाई जितनी सरेंडर वैल्यू है उसे रोक कर बाकी को PNL में खर्चा बुक कर लीजिए, मेथड 2 है, ठीक है जी। नाउ अगला मेथड आता है, ये एक सिर्फ बुक्स के पर्पस के लिए है, एज सच आपके पास इस्तेमाल भी नहीं होता है ये मेथड, ठीक है, नॉट अ पॉपुलर मेथड,
बट एक गिवन है तो हमें समझना है। ये मेथड है मेथड नंबर 3। वो कहता है प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज अ एसेट एंड रिजर्व इज ऑल्सो मेंटेन, दैट इज, इसको बोलते हैं रिजर्व मेथड। यहाँ पे एक एसेट भी दिखेगा और साथ के साथ एक रिजर्व भी दिखेगा, तभी इस मेथड का नाम हमने रखा है रिजर्व मेथड भी बोलते हैं। नाउ जहां पर आपके पास जो है, बिफोर आई कम एंड एक्सप्लेन यू कि आपके पास एंट्रीज कैसे डलती है, बेसिकली क्या एंट्रीज होती है फर्स्ट पैराग्राफ, मैं आपको उसी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं जो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, और फिर मैं आपको स्टार्टिंग वाला भी समझा दूंगा। नो एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है कि ए बी सी प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे 532 में, उन्होंने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है 2019 में 1 लाख की, प्रीमियम 5000 पे एनुअली जाता है 1 जनवरी को, सरेंडर वैल्यू पॉलिसीज की साल के अंत में नील 3000-6500 है। लेजर अकाउंट बनाने अब रिजर्व मेथड में, लेजर अकाउंट बनाने दो आपके पास बात आ गई अब रिजर्व मेथड की। अब यहां पर बेटा जी हमारे पास 2 अकाउंट बनते हैं, एक का नाम है जेएलपी अकाउंट और एक का नाम है जेएलपी रिजर्व अकाउंट। मैं साथ साथ ही बना रहा हूँ ताकि आपके पास समझ आ जाए, ऊपर नीचे नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली आपके पास जो है मैं हल्का सा छोटा लिखूंगा ताकि हमारे पास वो समझ आ जाए जो चीज़ है। तो ये मैंने 2 अकाउंट बनाने की बात करी, एक जेएलपी और एक जेएलपी रिजर्व, जो इस मेथड में बनाए जाते हैं। नाउ ये मेथड कहता है कि जब हमने प्रीमियम पे किया, आप सबसे पहले एंट्री यही डाल दीजिए 1 जनवरी को टू बैंक अकाउंट विच इज 5000। 5000 हमने प्रीमियम पे किया, 5000। अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए 5000 के एक्सटेंट का ही आप अपने पास एक एंट्री डालिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जीएलपी रिजर्व। क्या बनाइए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जीएलपी रिजर्व, विच इज 5000। मतलब जितना खर्चा है उतने की सेम अमाउंट की एंट्री हर साल डलती जाएगी बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन जेएलपी रिजर्व। बेसिकली जितना पीएनएल जितना प्रीमियम है उतने की सेम एंट्री डली। अब आप ईयर एंड पे क्या करिए, ईयर एंड पे क्या करिए, सरेंडर वैल्यू को रखकर, सरेंडर वैल्यू को रखकर बाकी कैंसिल कर दीजिए अमाउंट, बाकी कैंसिल कर दी। कैंसिल का मतलब जो भी इन दोनों में दिख रहा है, एक को डेबिट किया एक को क्रेडिट किया। वैसे देखिए अगर मैं मेथड 1 की बात करूं तो वही हो रहा था, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, पीएनएल टू इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे अलग अलग अकाउंट में कर दिया, 2 अकाउंट खोल दिए। पर यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगा कुछ आपको मेथड 2 वाली बात भी लग रही होगी, सरेंडर वैल्यू में वर्ड यूज कर रहा हूँ, और इंप्लीकेशन मेथड 1 की निकल के आएगी हमारी फाइनली। तो आप एंट्री क्या डालिए, जीएलपी रिजर्व टू जेएलपी डाल के अंत में, और वो डालिए सरेंडर वैल्यू को छोड़कर, मतलब कि 5000 ये आपका जीरो सरेंडर वैल्यू है, तो पूरा अमाउंट आ गया 31 दिसंबर को बाय जेएलपी रिजर्व, बाय जेएलपी रिजर्व 5000। ईयर 2 में ये बात आपके पास समझ आ जाएगी अभी कि हमारे पास अल्टीमेटली क्या चीज होने वाली है। ईयर 2 में हमें अपने पास इस मेथड का रेलिवेंस समझ आ जाएगा, क्योंकि ईयर 1 में सरेंडर वैल्यू जीरो है जी। जब सरेंडर वैल्यू जीरो है ना, तो आपके पास इफेक्टिवली पीएनएल में खर्चा जो है वो पूरा चला गया 5000 पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और बैलेंस शीट वगैरह में कुछ नहीं दिख रहा, बैलेंस शीट वगैरह में कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि दोनों अकाउंट्स खत्म हो गए। तो एंट्री एक डल गई जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी, उसने खत्म कर दिया। अब जब ईयर 2 में आएंगे तो बात समझ आएगी। ईयर 2 में जब अगले साल गए तो प्रीमियम पे किया टू बैंक, तो टू बैंक अगेन 5000, और यहां आ गया बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन 5000। अब क्या करिए, जितनी सरेंडर वैल्यू है उतना बैलेंस रख के बाकी दोनों अकाउंट्स को कैंसल आउट कर दीजिए। तो सरेंडर वैल्यू कितनी है जी, 3000 है। तो आप क्या करिए, टू बैलेंस कैरी डाउन 3000 डालिए, बाकी कैंसल आउट हो गया तो टू जेएलपी 2000। तो हमने क्या किया, सरेंडर वैल्यू रखकर बाकी अपने पास क्या किया, कैंसल आउट कर दिया, और इधर क्या आ गया ऐसे ही बाय जेएलपी रिजर्व 2000 और बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 3000। तो अब क्या होगा,
पहले मेथड में बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिख रहा था, सारा प्रीमियम पीएनएल में चला जाता था। सेकंड मेथड में आप अपने पास क्या करते, प्रीमियम पीएनएल में कम डाल रहे थे, आप सरेंडर वैल्यू को रखकर बाकी राइट ऑफ करते थे, तो एक बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे दिख रहा होता था जीएलपी। इस मेथड में क्या हो रहा है, बैलेंस शीट में दोनों दिख रहे हैं, जीएलपी दिख रहा है एसेट साइड में, जीएलपी रिजर्व दिख रहा है लायबिलिटी साइड में, और कॉरेस्पॉन्डिंगली साथ के साथ एक रिजर्व बनाते जा रहे हैं। तो अब क्या होगा इस सेकंड ईयर एंड पे, फर्स्ट ईयर एंड पे तो जीरो ही है, सेकंड ईयर में बैलेंस शीट में पता कैसे दिख रहा होगा, एसेट साइड पे जीएलपी आ रहा होगा 3000 और कॉरेस्पॉन्डिंगली लायबिलिटी साइड में रिजर्व आ रहा होगा 3000, सेम वैल्यू से दिखता जा रहा है। ये एक सिर्फ प्रेजेंटेशन वाइज मेथड, तभी मैंने कहा था इट्स नॉट अ पॉपुलर मेथड, बट प्रैक्टिकली एक मेथड है जो हम अपने पास हमेशा करते हैं, ठीक है ना। तो पीएनएल में 5000 ही इफेक्टिवली पार्टनर्स ने बॉन्ड करा, और एक नोशनली आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं जेएलपी और जेएलपी रिजर्व दोनों सेम अमाउंट से। और अब थर्ड ईयर आ गया, तो जब थर्ड ईयर आपके पास आएगा बेटा जी, तो थर्ड ईयर में क्या होना है अब हमारे पास, थर्ड ईयर में अगेन हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले आया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 3000, फिर आपने प्रीमियम जब पे करा सो टू बैंक अकाउंट कितना 5000, इधर भी यही होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है जी 3000, जो पिछले साल का बैलेंस कैरी डाउन था, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन पूरा 5000, और फिर ईयर एंड पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितनी सरेंडर वैल्यू है 6500, दोनों जगह डाल दी टू बैलेंस कैरीड डाउन 6500, और बाकी आ गया टू जीएलपी, यहाँ पे कैंसल आउट हो गया जी 1500 बाय जीएलपी रिजर्व 1500। अब अगर मैं बोलूं आपसे पूछूं तो थर्ड ईयर एंड में बैलेंस शीट में क्या दिख रहा होगा, बैलेंस शीट में दिख रहा होगा एसेट साइड पे जीएलपी 6500, लायबिलिटी साइड पे जीएलपी रिजर्व 6500, एज इट इज एग्जैक्टली सेम। अब इस मेथड में जो इम्प्लीकेशन है एज गुड एज मेथड नंबर 1 है, क्योंकि पार्टनर्स पीएनएल में पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इफेक्टिवली पूरा 5,000 हर साल जा रहा है, पूरा 5,000 उतने का ही बेसिकली उनको प्रॉफिट कम बट रहा है ना, और हम बैलेंस शीट में नोशनली सिर्फ दिखा रहे हैं। एसेट साइड पे पहले साल देखो जीरो ही था, सेकंड ईयर में अगर बात करूं 3000 एसेट साइड पे, लायबिलिटी साइड में रिजर्व 3000, थर्ड ईयर में 6500, इधर भी 6500, मतलब वो नोशनल सिर्फ प्रेजेंटेशन वाइज है। अगर मैं अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंप्लीकेशन वाली वाइज करूं बात, तो इसका इफेक्टिवली सेम एज मेथड 1 हो गया जी। सेम एज मेथड 1 क्यों हो गया, क्योंकि पार्टनर्स ने जो बियर करा वो 5000 का एक तरीके से खर्चा बियर करा, पहले में इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से था, यहाँ पे एक रिजर्व बन रहा है, तो उतना ही अमाउंट उन्होंने बियर करा, ठीक है ना। और हम नोशनली सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड पे और लायबिलिटी साइड में दोनों जगह नोशनल अमाउंट दिखा रहे हैं, जेएलपी एसेट और एक जेएलपी रिजर्व विद द सेम अमाउंट, और वो बन कैसे रहे मैंने वो सिखाया यहाँ पे मेथड में, इस मेथड का नाम है रिजर्व मेथड जी। तो यहाँ पर हम अपने पास क्या बोल रहे हैं, एक बार के लिए जरा पढ़ते हैं। अंडर दिस मेथड प्रीमियम जो पे होता है पॉलिसी अमाउंट में जाता है अकाउंट में, और बैंक में क्रेडिट होता है, साल के अंत में अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिजर्व में, जो कि मैंने आपको सिखाया। आफ्टर दिस पॉलिसी अकाउंट को ब्रॉट डाउन कर देते हैं उसकी सरेंडर वैल्यू पे बाय डेबिटिंग द जेएलपी रिजर्व अकाउंट विद द अमाउंट विच एक्सीड द सरेंडर वैल्यू। तो वही जैसे मैंने एंट्री बोला, जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी, एक्सेस वाला जितना पोर्शन है सरेंडर वैल्यू को तोड़कर रखकर, तो प्रीमियम जब पे करा तो एंट्री आई जेएलपी टू बैंक, रिजर्व जब क्रिएट करा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जेएलपी रिजर्व, दोनों सेम अमाउंट है 5,000, और अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू जैसे ईयर 2 में 2000 था, ईयर 3 में 1500 था, उसकी एंट्री डल की जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी। इन द बैलेंस शीट जेएलपी एसेट साइड पे आएगा और जेएलपी रिजर्व विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड एट सरेंडर वैल्यू पे ये दिख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक और तरीका है बेसिकली किताबों में दिखाने का स्टूडेंट। तो हमने अपने पास जो यहाँ पे सीखा वो सीखा, सबसे पहले बात करें इंश्योरेंस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, फिर हम यहाँ पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अब जो पॉलिसी है वो वैसे तो एक भी ली जा सकती है, सारे पार्टनर्स के अलग भी ली जा सकती है, पर प्रीमियम कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है, प्रीमियम फर्म पे कर रहे हैं, वो वाली बात करने जा रहे हैं। और हमने बोला कि अकाउंटिंग करने के आपके 3 मेथड होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी एक्सपेंस, जहां पर जितना प्रीमियम पे किया सारे का सारा खर्चा पीएनएल में डाल के खत्म करिए।
वहाँ पे सरेंडर वैल्यू का कोई मतलब नहीं। सरेंडर वैल्यू क्या होती है, जब पॉलिसी को तोड़वाओगे तो कितने पैसे मिलेंगे, हर साल बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि आप प्रीमियम पे करते जाओगे, बढ़ता जाएगा तो सरेंडर वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। पॉलिसी अमाउंट क्या होता है, जितना इंश्योरेंस कंपनी पैसे आपको देगी जब पर्सन की डेथ होगी या पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। सेकंड मेथड क्या था, सरेंडर वैल्यू मेथड। वो क्या कहता है, भाई जितने पैसे आपको मिल जाने जो सरेंडर वैल्यू है उतने को रखिए, उतने को एसेट बना दीजिए, बाकी पीएनएल के अंदर चार्ज कर दीजिए। तो वो मेथड में हमने सीखा, एक अकाउंट बनाया जेएलपी अकाउंट, बैलेंस को रख के बाकी बाई पीएनएल करते गए। हाँ एक तरीके से लग रहा था पार्टनर्स को फायदा हो रहा है क्योंकि खर्चा पीएनएल में कम जा रहा है, ठीक है ना। और थर्ड मेथड है जो कि एक नोशनल मेथड आ रहा है, जहां पे हम जेएलपी को एसेट साइड पे भी दिखा रहे हो, एक रिजर्व भी बना रहे हैं जेएलपी रिजर्व के नाम से। तो जब प्रीमियम पे किया जेएलपी टू बैंक, रिजर्व बनाया ईयर एंड पे सेम अमाउंट का बाईपीएल अप्रोप्रिएशन करके, बट दोनों को कैंसिल आउट कर दिया ताकि दोनों का बैलेंस किस पे पहुंच जाए, सरेंडर वैल्यू पे पहुंच। पहले साल 0 था पूरा ही कैंसिल कर दिया, दूसरे साल 3000 था तो 2000 कैंसिल कर दिया, फिर 6500 था तो 1500 कैंसिल कर दिया। तो दोनों बैलेंस शीट में दिखते जाएंगे जेएलपी और जेएलपी रिजर्व के नाम से, ठीक है ना। तो हमने अपने पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर इस चीज की हमने अपने पास डिस्कशन करी, इतने को समझा है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब हम आगे जाके अपने पास समझेंगे अगली बेसिकली वीडियो में कि डेथ में, रिटायरमेंट में इकट्ठे पॉलिसी ले रखी है या अलग अलग पॉलिसी ले रखी है, तो उस समय अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी। अभी हमने समझा कि जब तक पेमेंट नहीं हो रहा तब तक आपके क्या अकाउंटिंग करने के तरीके हैं, तो यहां तक हमारी ये वाली बात खत्म होती है। अब हम सीखेंगे भाई डेथ में, रिटायरमेंट में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करी जाएगी डिपेंडिंग ऑन दी कौन सा मेथड आपके पास आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। सो नाउ हम अगले अपने पास टॉपिक पे चलते हैं।